हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। स्कूप के अपने इस नए एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस डिस्कस करने वाले हैं साल 2023 का, विच वाज कॉल्ड शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये केस मैरिटल डिस्प्यूट था या एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया। और सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व करते हुए अपनी एक ऐसी पावर को अनलीश किया है यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा लैंडमार्क बना देती है इस केस को। ठीक है, अब कौन सी पावर थी जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अनलीश करी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उपयोग किया है या कह सकते हैं सदुपयोग किया है, देखेंगे हम इस पूरे सेशन के आखिर तक। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्ट्स क्या थे। सो दिस वाज, अगेन आई विल रिपीट, इट वाज अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बिटवीन शिल्पा शैलेश एंड हर हस्बैंड वरुण श्रीनिवासन। और ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था मैटर। ठीक है, बहुत लंबे समय से इसके ऊपर पेंडेंसी में था ये मैटर। द पार्टीज आर अनेबल टू लिव टुगेदर, बट स्टिल उनको कोई भी आप कह सकते हैं कंक्लूसिव रिलीफ जो है वो मिल नहीं पा रहा था न्यायालय से। द पार्टीज हैड बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। मल्टीपल प्रोसीडिंग्स ऑफ पेंडिंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग्स थी, मेंटेनेंस इश्यूज से, क्रिमिनल कंप्लेंट्स थी, सब कुछ था। उसके बावजूद भी मैटर जो है वो कहीं पर पहुंच करके सेटल नहीं हो पा रहा था, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। द मैरिज हैड कंप्लीटली ब्रोकन डाउन विद नो स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन, सो इट वाज वेरी मच एविडेंट। अब देखिए, आप किसी भी विवाह के अंदर अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी है, डोमेस्टिक इश्यूज भी है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस भी है, मेंटेनेंस का इशू, भरण पोषण का मसला भी है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विवाह में कुछ भी बचाने जैसा नहीं बचा है। द मैरिज इज इरिट्रीवेबली ब्रोकन, है ना। यानी कि मैरिज इज ब्रोकन बियॉन्ड करेक्शन एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन। किसी भी तरह का सुलह हो पाने का कोई भी स्कोप यहाँ पर नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी जो विवाह है उसको हम डिसॉल्व या विघटित नहीं कर पा रहे थे, और ये चलता ही जा रहा था मामला। इसकी वजह से दोनों पक्षकार बहुत परेशान थे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था वो ये था कि ऐसे मामलों में आखिर किया क्या जाए। नाउ लेट अस सी द फोर इश्यूज वन बाय वन। द फर्स्ट वाज, कैन द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट डाइवोर्स अंडर आर्टिकल 142? द मैटर was brought forward and the supreme court could only consider one of the articles which is called the article 142, जो आपको जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने के लिए डायरेक्शंस और जजमेंट्स देने के लिए अलाउ करता है, ऑर्डर्स और डायरेक्शंस देने के लिए अलाउ करता है। सो यहाँ क्वेश्चन था कि क्या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को भी डिसाइड किया जा सकता है आपके इस पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट के द्वारा, है ना। वेदर सुप्रीम कोर्ट कैन डिसॉल्व अ मैरिज टू डू कंप्लीट जस्टिस, एज आई सेड, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 42 डायरेक्शंस और ऑर्डर देने के आपको सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है। सो वेदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या डिसॉल्विंग अ मैरिज was important for doing complete justice. दूसरा, can Supreme Court waive the 6 months cooling off period? Now this cooling off period is one of the things जो पिछले साल, पिछले या पिछले से पिछले साल अगर हम देखें 2023-24 में अगर हम देखते तो एक बहुत बड़ा ना डिस्कशन का मुद्दा बनी हुई थी, बिकॉज देयर वर मेनी हस्बैंड्स who committed suicide during the cooling off period, or there were partners or one of the spouses who committed suicide during the cooling off period because they could not bear the torture even for that small amount of time. Whether section 13b subsection 2 of Hindu Marriage Act can be bypassed in exceptional cases. अब section 13b subsection 2 जो है वो आपको कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए बोलता है। वो ये कहता है कि कोई भी न्यायालय जिनके पास म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स आया है। 13b क्या है? सेक्शन 13b डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है ना। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यानी कि यहाँ पे दोनों पार्टी साथ में आकर क्या कर सकती है, आपका डाइवोर्स के लिए अप्लाई करती है। ठीक है, लेकिन कोर्ट उनको इमीडिएट डाइवोर्स का रिलीफ नहीं देता है। कोर्ट को ये हिदायत है सबसेक्शन 2 में कि आप कोई भी मामला जो कोई भी पिटिशन जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए आई है उसको 6 महीने से पहले, 6 मंथ से पहले और 18 मंथ से लेट तक अपने पास नहीं रखेंगे। ठीक है, तो 6 महीने से पहले उसे आप डिसाइड डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, which basically means कि कम से कम 6 months so you have to give to the parties as cooling off. दूसरा, नॉट बियॉन्ड 18 मंथ्स, यानी कि 18 महीनों से ज्यादा आप कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं देंगे। 18 महीने के अंदर अंदर आपको ये मामला सलटा देना है। 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक का समय है, और इससे लंबा कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं हो सकता। बट व्हेन अ मैरिज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, these 6 to 18 months आर वेरी मिजरेबल फॉर द पीपल, एंड देयर फॉर लोग अक्सर ना इसको वेव ऑफ करने की बात करते हैं कि इसे वेव ऑफ कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पहले भी जजमेंट्स दे चुका है, लेकिन अब यहाँ पर मामला 142 के तहत चल रहा था। नाउ लेट अस सी, can divorce be granted even without the consent of one of the spouses? Now what happened, one of the spouses here was dissenting from
कंसेंशुअली अप्लाइंग फॉर द डाइवोर्स। तो यहाँ पर कोर्ट का सवाल था कि क्या अगर हम डाइवोर्स बिना एक स्पाउस की कंसेंट के दे सकते हैं अगर इरिट्रीवेबली ब्रेकडाउन हो चुका है मैरिज का, यानी कि मैरिज बियॉन्ड करेक्शन बियॉन्ड रिकंसिलिएशन टूट चुकी है, यानी कि मैरिज इस कदर खराब हो चुकी है कि इसको वापस नहीं सही किया जा सकता है। उस परिस्थिति में क्या एक स्पाउस के डिनाई करने के बाद भी दूसरा स्पाउस उसे डाइवोर्स दे सकता है? अब यहाँ पे इनके केस में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का पिटिशन लगाया गया, बट लेटर वन ऑफ देम रिवोक द पिटिशन और रिवोक द कंसेंट। तो कोर्ट के सामने सवाल था कि यार एक व्यक्ति ने तो अब रिवोक कर लिया है ना? तो अब ऐसे में हम क्या करें? क्या हम बिना दूसरे व्यक्ति जिसने रिवोक किया है अपना कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना भी हम डाइवोर्स अलाउ कर सकते हैं? एंड द लास्ट थिंग, कैन द कोर्ट quash the connected proceedings like domestic violence 498 a cruelty maintenance and related criminal cases? So let us see what the court decided. Now उससे पहले हम देखते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स थे यहाँ पे, इन फेवर क्या आर्ग्यूमेंट्स थे आर्टिकल 142 के वाइडर इंटरप्रिटेशन के लिए। तो फर्स्ट वाज dead marriages should not be artificially continued. The court clearly the people who were pro dissolving the marriage or in the favor of dissolving the marriage under article 142, they were of the opinion that एक डेड मैरिज है उसको जबरदस्ती खींच करके और आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पे रख के चलाने की जरूरत नहीं है। फोर्सिंग पार्टीज टू स्टे मैरिड वायलेट्स डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, ये आपके राइट्स का वायलेशन है सिंपली। देन स्टेट्यूटरी प्रोसीजर शुड नॉट डिफीट कंप्लीट जस्टिस। ऑल्सो स्टेट्यूटरी प्रोविजंस लाइक द 6 months कूलिंग पीरियड, द मिनिमम 6 months कूलिंग पीरियड, अगर ये आपके कंप्लीट जस्टिस को डिफाई कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं या एक तरीके से डेरोगेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेटरी प्रोविजंस को हमें नहीं अलाउ करना चाहिए। एंड देन अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? सो दोज वर नॉट इन द फेवर ऑफ dissolving the marriage under irretrievable breakdown of marriage, they were of the opinion that irretrievable breakdown of marriage is not a statutory ground. अब देखिए हमारे हिंदू धर्म में तो कहीं से कहीं तक डाइवोर्स का क्या नहीं था, प्रावधान नहीं था। बट जब हमने कोडिफाई किया तो कोडिफाई करके हमने एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया। जब हमने ये एक्ट बनाया तो इसके तहत हमने दो तरह से आपको क्या दिए, ग्राउंड्स दिए आपके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के। सबसे पहले हमने फॉल्ट ग्राउंड दिया, जो ओरिजिनली हमने ग्राउंड दिया था दैट वाज फॉल्ट ग्राउंड, दैट वाज फॉल्ट ग्राउंड। जस्ट अ मिनट। फॉल्ट ग्राउंड और द गिल्ट थ्योरी, ठीक है, फॉल्ट ग्राउंड और द गिल्ट थ्योरी, ठीक है। एक तो ये था आपका। दूसरा था आपका जो बाद में रिकॉग्नाइज किया गया 1965-64 में, विच वाज द ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ग्राउंड, ब्रेकडाउन थ्योरी। तो ये आपकी ब्रेकडाउन थ्योरी थी, ये आपकी गिल्ट या फॉल्ट थ्योरी थी। तो इसके अंतर्गत फॉल्ट ग्राउंड्स थे, यानी कि जहां पर एक पक्षकार ने विवाह के विरुद्ध कोई अपराध किया है, ठीक है। When a person has committed an offense against the marriage, then in that situation, subsection 1 of section 13 allowed certain things. यहाँ पे दो सबसेक्शन से, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, ठीक है। ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दोनों को अलाउ करता था डाइवोर्स सीख करने के लिए। कब? जब उनके पार्टनर्स ने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया, यानी कि मैरिज के अगेंस्ट, विवाह के विरुद्ध कोई अपराध किया है, जैसे कि अडल्ट्री, ठीक है। दूसरा ये 13 सबसेक्शन 2 सिर्फ वाइफ को, एक्सक्लूसिवली वाइफ को कुछ 4 एक्स्ट्रा ग्राउंड्स और देता है डाइवोर्स लेने के, जैसे कि रेप हो गया, सोडोमी हो गया, बेस्टियलिटी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ग्राउंड अवेलेबल थे, बट लेटर ऑन 64-65 में कोर्ट ने कुछ और ग्राउंड्स आपके इजाद किए और यहाँ पर सेक्शन 13(1)(b) जोड़ा। क्या जोड़ा गया आपका यहाँ पे? एक सेकेंड। सेक्शन 13 के अंदर एक आपका क्लॉज 1B जोड़ दिया गया, ठीक है। नाउ दिस बेसिकली अलाउड 2 ग्राउंड्स, यहाँ पे आपको 2 ग्राउंड्स दिए गए। 2 ग्राउंड्स में आपको एक ग्राउंड ये दिया गया था कि इफ फॉर 1 year और मोर the decree of restitution of conjugal rights has been passed and still the parties had not started living together, यानी कि अगर एक साल से ज्यादा की अवधि हो चुकी है या 1 साल हो चुका है दोनों पक्षकारों को अलग रहते रहते, जबकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी कि आपके वैवाहिक संबंधों के पुनर्स्थापना की डिक्री आ चुकी है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? आप सीधे जाएंगे, ये कह देंगे कोर्ट को कि भैया हमारी मैरिज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन बिकॉज
अब देखो, इतने जजमेंट ऑर्डर आ चुका है, पार्टनर को कहा जा चुका है वापस आकर के रहे, बट अभी भी नहीं आकर के रह रहे, एंड उस बात को भी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो इसका मतलब देयर इज नथिंग दैट कैन बी करेक्टेड। ठीक है, तो एक ये था। दूसरा था आपका कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आकर के 1 साल या उससे ऊपर हो चुका है, एंड पार्टीज आर स्टिल नॉट रिकंसिलिएटेड। तो दोनों परिस्थितियों में 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है ऑर्डर आने के बाद कोर्ट का, एंड देयर हैज बीन नो रिकंसिलिएशन, देन क्या होगा, कोर्ट आपको डाइवोर्स देना अलाउ कर देगा अंडर द ब्रेक डाउन थ्योरी। इसके अलावा तीसरी थ्योरी आपको जो एक्सेप्ट करी गई थी वो थी कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी को भी ब्रेक डाउन थ्योरी का ही एक्सटेंशन मानते हैं कुछ जूरिस्ट, जो ये कहते हैं कि जहां पर मैरिज इतनी ब्रोकन डाउन है दैट द पार्टीज आर आल्सो वेल अवेयर ऑफ इट एंड बोथ द पार्टीज आर सफरिंग, दे बोथ कैन गो टुगेदर लाइक सम मैच्योर पीपल एंड अप्लाई टू द कोर्ट कि भैया हो गया, हमसे नहीं झिल रहा, अब आप डाइवोर्स दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 13 बी में आपका रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ठीक है, सेक्शन 13 बी एक अलग से ही सेक्शन बनाएगा और वहां पे आपको ये रिकॉग्निशन मिल गया और डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट देने लग गए। लेकिन एक थियोरी और है विच इज irretrievable breakdown of marriage, which basically means that the marriage has broken down and it has irretrievably broken down, यानी कि एक ऐसा ब्रेकडाउन हो गया मैरिज का जहां पे इट कैन नॉट बी करेक्टेड इन एनी वे, जहां पे ये बियॉन्ड करेक्शन हो चुकी है। मतलब हस्बैंड वाइफ बस मतलब शायद एक दूसरे की हत्या करने से डर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, वैसी वाली परिस्थिति है, अदरवाइज दे वुड गेट अ फर्स्ट चांस एंड किल ईच अदर। वैसी वाली सिचुएशन में दोनों रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट झूठे केसेस कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बदनामियां फैला रहे हैं, एक दूसरे के परिवारों को खराब बोल रहे हैं, एक दूसरे को खराब चीजें बोल रहे हैं, बच्चों के बीच में दुर्गति करी हुई है। तो those situations are situations which are completely irretrievably broken down and those are the cases जिसको हमारा हिंदू मैरिज एक्ट ना एड्रेस नहीं करता था, केटर नहीं करता था। तो उसी के संबंध में यहाँ पूरा डिस्कशन चला है। तो जो लोग अगेंस्ट में थे उनका कहना था कि इरिट्रीवेबली ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैरिज, इसको आज तक स्टेट्यूटरी रिकग्निशन दिया नहीं हुआ है। ठीक है, और जब स्टेट्यूट ही नहीं है, कुछ कोई ऐसा विधिक प्रावधान नहीं है जो इसको अलाउ करता हो, तो आप कैसे डाइवोर्स दे सकते हैं इसके आधार पे। सो देयरफॉर दे सेड कि इसके आधार पर आपको डाइवोर्स नहीं देना चाहिए। दूसरा, बाईपासिंग द हिंदू मैरिज एक्ट में अमाउंट टू जुडिशियल लेजिस्लेशन, अगर आप कोर्ट होते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को, है ना, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का प्रोविजन नहीं दिया है, उसके ना होते हुए भी अगर आप इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स देते हैं, तो आप जुडिशियल लेजिस्लेशन करेंगे, यानी कि आप लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर करेंगे, आप न्यायपालिका होते हुए विधायिका के काम में हस्तक्षेप करेंगे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ कोर्स इन द डेमोक्रेसी। देन द थर्ड थिंग, आर्टिकल 142 शुड बी यूज स्पेरिंगली, यानी कि आर्टिकल 142 बहुत रेयर ओकेजन्स पे बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से यूज करना चाहिए, बहुत ही विवेक इस्तेमाल करते हुए यूज करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट क्या दिया। सर वी कैन सी द आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ द फेजेस, एंड दोनों ही पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हमें सही लग रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो जो आपके डिफेंस के आर्ग्यूमेंट, जो आपके अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स थे वो टेक्निकल ज्यादा थे, और जो आपके प्रो 142 आर्ग्यूमेंट्स थे वो ज्यादा आपके इमोशनल टैंजेंट पे थे। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी पे ज्यादा थे ना। लेट अस सी कि जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाज क्रिएटेड एंड उन्होंने दे अपहेल्ड अ ब्रॉड पावर अंडर आर्टिकल 142। सो जब एक पूरी 5 जज बेंच क्रिएट करी, उन्होंने ये अपहोल्ड किया दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ ब्रॉड पावर अंडर आर्टिकल 142 एंड दे इंटरप्रेटेड आर्टिकल 142 एंड they gave divorce on the grounds of irretrievable breakdown of marriage using article 142 to do complete justice in this particular matrimonial matter. The Supreme Court can dissolve marriage directly. The court held the Supreme Court can grant divorce under Article 142 where the marriage has irretrievably broken down, even if that ground is not expressly in the Hindu Marriage Act. कोर्ट का क्या कहना था कि भाई इस पावर का मतलब ही ये है कि हम वो चीजें कर पाए जो कोई स्टेट्यूट में नहीं लिखी है, जो डायरेक्टली हमारे लॉ में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि एचएमए के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के ऊपर आधारित कोई भी ग्राउंड देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डिवोर्स दे सकता है ऐसे केसेस में। देन द कूलिंग ऑफ पीरियड कैन बी वेव्ड ऑफ। द कोर्ट सेड दैट द 6 months वेटिंग पीरियड अंडर आर्टिकल 13 बी clause subsection 2 is procedural and can be waived off in appropriate cases, but of course the courts have to be very diligent and they have to be very cautious while using that kind of power. ठीक है, and the third thing, the spouse's opposition is not always fatal. दूसरी बात ये थी कि अगर एक पक्षकार मना कर रहा है, कंसेंट विड्रॉ कर रहा है,
तो ऐसे में क्या करें, क्या उसकी कंसेंट के बियॉन्ड या उसकी कंसेंट के अगेंस्ट भी हम डाइवोर्स अलाउ कर सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि देखो, हमेशा उसका कंसेंट विड्रॉ करना ना फैटल नहीं है, उसका कंसेंट ना देना बहुत नुकसानदायक नहीं है केस के लिए। इवन इफ वन पार्टी रेजिस्ट, द कोर्ट में स्टिल डिसॉल्व द मैरिज। अगर एक पक्षकार कह भी रहा है कि नहीं शादी तोड़िए, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। सेपरेशन अगर लंबा है बहुत ज्यादा, मीडिएशन फेल हो चुका है, रिलेशनशिप जो है आपकी वो बियॉन्ड रिपेयर हो चुकी है, और कंटिन्यूएशन वुड अमाउंट टू क्रुएलिटी। तो अगर ये चार परिस्थितियां जहां पे बहुत लंबे समय से आप लोग अलग रह रहे हैं, मीडिएशन के निरंतर प्रयास जो है वो बेकार हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं, आपका रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर जा चुका है, आपका रिश्ता दिख रहा है कि अब इसमें कुछ सही करने ऐसा सुधारने ऐसा नहीं बचा हुआ है, या फिर कंटिन्यूएशन वुड अमाउंट टू क्रुएलिटी, अगर इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाए, विवाह कंटिन्यू किया जाए, तो एक व्यक्ति के साथ में क्या होगा, उत्पीड़न होगा, क्रुएलिटी होगी, क्रूरता होगी। फिर आखिरी बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कहना था, कनेक्टेड प्रोसीडिंग्स में ऑल्सो बी क्लोज टू गिव कंप्लीट जस्टिस, द कोर्ट कैन क्वश the related cases if settlement and final closure require it। तो अगर फाइनल क्लोजिंग के लिए, फाइनली दोनों पक्षकारों को अलग करने के लिए और उनका भविष्य का लेना देना खत्म करने के लिए ये जरूरी है, और कंप्लीट जस्टिस के लिए ये जरूरी है, तो कोर्ट बाकी की पेंडिंग प्रोसीडिंग्स को भी क्वॉश कर सकता है आर्टिकल 142 का पावर यूज करते हुए। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत एक्सट्रीमली ब्रॉड स्कोप आपके आर्टिकल 142 का दिखाया। सो इट इज वन आर्टिकल जो कई बार ना हम पढ़ते पढ़ते स्किप भी कर देते हैं, कि हमें लगता है यार ये इतना जरूरी नहीं है, बट जिस दिन से ये जजमेंट आया है, इनफैक्ट ये पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट इट नॉट कम इन न्यूज, और बहुत ज्यादा लॉ स्टूडेंट्स की नजर में ये नहीं आया था आर्टिकल। बट अब गिवन दैट ये जजमेंट आपका पिछले 2 साल 3 साल पहले ही आया है, 2023 में आया, इट्स अ वेरी फ्रेश जजमेंट, एंड देयरफॉर इट हैज रिन्यूड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 142, एंड हेंस इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस। तो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 142 आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बहुत एक क्रिटिकल प्रोविजन हो गया है, ये केस बहुत क्रिटिकल प्रोविजन हो गया है, ठीक है। सो डू रिमेंबर इट। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इट, कि कोर्ट ने ना कुछ फैक्टर्स ले डाउन किए हैं यहाँ पे 142 का पावर यूज करते हुए। द कोर्ट सेड कि, और स्पेशली मैट्रिमोनियल मैटर्स में कब आप वेव ऑफ कर सकते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड वगैरह, एंड आप डाइवोर्स दे सकते हैं ऑन द गिवन ग्राउंड जो डिस्कस किए गए इस केस में, कि अगर एक पार्टी विड्रॉ कर रही है या कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं आपको देना है, कूलिंग ऑफ पीरियड आप नहीं देना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या चीजें होनी चाहिए जब कोर्ट ऐसा कर सकता है। पहली चीज, पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन, लास्ट टाइम पार्टीज रिसाइडेड टुगेदर, लेंथ ऑफ सेपरेशन, नेचर ऑफ एलिगेशंस क्या है, मीडिएशन एफर्ट्स में क्या हुआ और मीडिएशन के लिए कितना एफर्ट किस पक्षकार ने लिया, पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन है भी या नहीं है, कोई कारण है रीयूनियन का या नहीं है, पेंडिंग कनेक्टेड केसेस क्या होंगे, अ सेपरेशन ऑफ 6 years और मोर was indicated as a strong factor for dissolving the marriage। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कुछ ग्राउंड्स दे दिए आपको क्या करने के लिए, कि भाई ये फैक्टर्स आप देखिए, अगर ये फैक्टर्स आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड ले जा रहे हैं या केस डिसॉल्व करने की साइड ले जा रहे हैं, देन ऑफ कोर्स द केस मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड in order to do complete justice with them। चलिए, इसी के साथ में हमारा ये केस भी खत्म होता है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर द नेक्स्ट केस दैट यू वांट मी टू टेक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय गाइस।